हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमृत ज्ञान। अमृत ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर आज टॉप 50 एमसीक्यूज के साथ उपस्थित हैं और आइए देखते हैं एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा। एक संधारित्र में संग्रहित ऊर्जा किसके द्वारा दी जाती है? ऑप्शन रखा है ए ऑप्शन 1 CV स्क्वायर, बी CV, डी 1/2 बेटा। आइए देखते हैं इसमें कौन सा राइट आंसर होना चाहिए। आइए फिर से देखते हैं। द एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, यहाँ पर क्या कैपेसिटर यानी सी की बात हो रही है और यहाँ पर जो ऊर्जा है यानी उसके अंदर कौन सी ऊर्जा है, तो हम संधारित्र की जो आंतरिक ऊर्जा होती है यानी कि संग्रहित का मतलब अंदर स्टोर होना, आंतरिक ऊर्जा बेटा क्या होती है E = ½ CV स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा 1/2 CV स्क्वायर। ऑप्शन नंबर ए दीजिए, बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए 1/2 CV स्क्वायर। नेक्स्ट, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज प्रोपोर्शनल टू, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल किसके अनुपातिक होता है? हमने आपको बताया था कि दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल यानी F इक्वल टू फार्मूला होता है Gm1 m2/r²। तो यहाँ पर बेटा किसकी बात हो रही है? मास, मासेस किसके अट्रैक्शन फोर्स यानी कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो आप देख लीजिए यहाँ पर क्या है, ये अनुपात, ये कांस्टेंट वैल्यू होता है। ठीक है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यहाँ पर आइए देख लेते हैं, यानी कि मास का क्या है, ये प्रोडक्ट है ना। ऑप्शन नंबर ए द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस यानी कि द्रव्यमान का गुणनफल, द सम ऑफ द मासेस जो डिफरेंस ऑफ द मासेस का अंतर, स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस उनके बीच की दूरी के वर्ग के। ठीक है, तो आइए अब यहाँ पर देखिए क्या है, ये एंड एंड क्या है, प्रोडक्ट है किसका, मासेस का। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है? तो विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या होती है, कहते हैं एम्पीयर धारा होता है, कूलम होता है, वोल्ट होता है और ऑप्शन नंबर ए हमारा ठीक है बेटा। नेक्स्ट देखते हैं, which of the following is a non renewable of energy, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा का गैर नवीकरणीय स्रोत है? गैर नवीकरणीय स्रोत का मतलब ये होता है कि यानी कि जो यानी कि नॉन रिन्यूएबल यानी कि वो रिन्यू नहीं हो पाते हैं दोबारा से। जैसे आइए देखते हैं सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी आप जानते हैं ये हमारा क्या है, गैर नवीकरणीय स्रोत नहीं है। पूछा क्या है ना। विंड एनर्जी हवा, कोल, कोल क्या है बेटा, उसको जला देते हैं फिर क्या होता है, राख बन जाती है ना। नेक्स्ट है जियोथर्मल एनर्जी है ना, यानी कि ज्यामितीय ऊर्जा। तो बेटा यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, यानी कि हम कह सकते हैं इस ऑप्शन नंबर है तो कोल इज द होगा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट। ठीक है बेटा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा प्यारे बच्चों। तो सी इज द नेक्स्ट। The energy stored in the nucleus of an atom is known as, एक परमाणु के नाभिक में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं? तो एक नाभिक है तो नाभिक से क्या बना है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की बात हो रही है तो न्यूक्लियस का मतलब न्यूक्लियर एनर्जी, तो न्यूक्लियर न्यूक्लियस। तो यहाँ से हम ऑप्शन मैच कर लेते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एनर्जी, नंबर बी यानी कि केमिकल एनर्जी, सी क्या है थर्मल एनर्जी, डी क्या है ग्रेविटेशनल। तो आप समझ गए होंगे न्यूक्लियर एनर्जी यानी कि ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव ए बॉडी विद कांस्टेंट वेलोसिटी इज कॉल्ड। एक शरीर को निरंतर गति से चलाने यानी कि हमारा शरीर है उस पर क्या है वो गति कर रहा है ना, क्या कर रहा है बेटा, वो निरंतर गति कर रहा है लगातार। तो उसे चलाने के लिए हमें किसकी बल की आवश्यकता, किस बल की आवश्यकता होगी। यानी कि आपको पता है कि हम चलते हैं तो हमारे पैर और जमीन की सतह के बीच एक बल लगता है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं, घर्षण बल कहते हैं। तो यानी कि ऑप्शन नंबर देख लेते हैं क्या क्या है। नेट फोर्स यानी कि कुल्ल बल, ग्रेविटेशनल फोर्स घर्षण बल, फ्रिक्शनल फोर्स घर्षण बल, एप्लाइड फोर्स लागू। तो बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी बिल्कुल राइट आंसर है, फ्रिक्शनल फोर्स, जो शरीर को निरंतर गति से चलने के लिए आवश्यक है। ठीक है बेटा, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इक्वेशन ऑफ मोशन v is equal to plus at। ये हमारी गति की अब समीकरण होती है, यानी कि क्या होती है, मोशन v is equal to u plus at, u plus at v is equal to ad is valid law। जब यहाँ पर इसको ये लॉ कर दीजिए, यानी देखिए the equation of motion v is equal to u plus at और इज वैलिड फॉर। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, गति का समीकरण होता है, यानी किस में होता है, यानी कि ये पूछ रहा है कि यहाँ पर b क्या है, वस्तु की दूरी होती है यानी प्रारंभिक वेग, u होता है हमारा प्रारंभिक वेग, a होता है त्वरण और b होता है टाइम। तो यहाँ पर हम मैच कर लेते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी, तो वेलोसिटी v, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यानी कि त्वरण, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन होती है, नॉन यूनिफॉर्म ये भी हो सकता है। तो यहाँ पर जो गति का समीकरण किसके लिए मान्य है, तो यहाँ पर जो ये समीकरण है वो हमारा त्वरण के लिए मान्य होता है, तो इसका राइट आंसर है बी ऑप्शन पर, ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, नेक्स्ट द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट्स दैट ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या है। ऊर्जा का संरक्षण सिद्धांत क्या कहता है, ऊर्जा को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही नष्ट कर सकते हैं, लेकिन इसे हम एक रूप से भी कर सकते हैं। ये हमारा ऊर्जा संरक्षण का एक होता है। ठीक है, neither created nor destroyed in energy but changed in another form। ठीक है, आगे देखते हैं बेटा, सबसे ऑप्शन नंबर ए हम देख लेते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। ए ऑप्शन है हमारा, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड। बिल्कुल बेटा यही हमारा आंसर है, यानी कि ऊर्जा को ना तो आप उत्पन्न कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं, और ना ही उसे नष्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ओनली ट्रांसफॉर्म, यानी कि उसे सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं, बदल सकते हैं या दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ठीक है बेटा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है। आइए नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ऑप्शन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम। एसआई प्रणाली में प्रतिरोध क्या होता है, यदि प्रतिरोध का मात्रक की बात करेंगे, प्रतिरोध का जो मात्रक है वो क्या होता है, द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम। तो एसआई सिस्टम में देख लीजिए जूल क्या होता है बेटा, मैंने आपको बताया था ऊर्जा होता है, और शक्ति होती है, ऊर्जा होता है, पृथ्वी होता है बेटा, ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इन द एसआई सिस्टम इज नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बॉडी विल फ्लोट इनफ टू, एक शरीर तरल में तैर जाएगा। बिल्कुल, कब तैर जाएगा, जब बेटा जो हमारा घनत्व है वो तरल के घनत्व से कम हो जाएगा। अगर ज्यादा हो जाएगा तो बेटा हमारा शरीर नहीं तैरेगा, यानी कि किससे ज्यादा होना चाहिए, पानी का, है ना। तो its density is less than the density of the fluid। बेटा आगे ऑप्शन देखते हैं, its density is less than, यानी कि उसका घनत्व क्या हो, कम हो, than the density of the fluid, यानी कि पानी के घनत्व से कम।
पानी का घनत्व ज्यादा होना चाहिए, बॉडी का कम होना चाहिए, तब आगे नेक्स्ट। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आवेश का जो संरक्षण का सिद्धांत है द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज स्टेट्स दैट। आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है बच्चों? यानी कि जो उसमें उपस्थित ऊर्जा है, यानी कि टोटल चार्ज है, टोटल आवेश, ठीक है, और जो उसका सिस्टम रिमेन्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है, उसके निकाय के बराबर होना चाहिए। ठीक है बेटे, तो आवेश के संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? आगे ऑप्शन देख लेते हैं। द टोटल चार्ज इज एन आइसोटोपिक सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट, तो द चार्ज कैन बी क्रिएट, चार्ज क्रिएट कहां से होगा? टोटल चार्ज तो ओनली कंजर्व, कंडक्टर चालक की बात नहीं है, तो यहाँ पे बेटा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही जाएगा, और यही हमारा क्या है? इसकी संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्या है? द वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर इज, यानी वायु में ध्वनि की गति अधिकतम कहाँ होगी? अधिकतम कहाँ होगी, कब होगी? हाई टेम्परेचर पर, लो टेम्परेचर पर, हाई प्रेशर पर और लो प्रेशर पर, कम दाब, है ना? तो इसे बेटा ऑप्शन नंबर ए ही हमारा सही है। अगर वायु में ध्वनि की गति अगर अधिकतम है तो उसका आप टेम्परेचर तो हमारी गति है, ध्वनि की गति है वो अधिक। The work done in lifting an object against gravity is, यानी कि गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ एक वस्तु को उठाने में किया गया कार्य बराबर होता है, इसके बराबर होता है गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल और उसकी स्थिति के कारण स्थिति ऊर्जा के बराबर। तो इसमें ऑप्शन देख लेते हैं, द चेंज इन द थर्मल एनर्जी, इसमें ऊर्जा की तो बात ही कहां, वर्क डन बाय फ्रिक्शन, नो फ्रिक्शन तो है, ठीक है, वो तो उठाने की बात हो रही है। फ्रिक्शन कहां लगता है? जब दो सतहों के बीच होता है, इसको उठाया जाता है, उठाने में किया गया था, तो उठाने में फ्रिक्शन फोर्स तो लगेगा ही नहीं। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गति की ऊर्जा में बदलना है, तो चेंज इन ग्रेविटेशनल, यानी कि ऊपर उठ रहा है, इसका क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? बदल जाएगा, और पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इससे ऊर्जा उत्पन्न की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए की तरफ हम जाएंगे। द फार्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी, आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या था? क्या लिखा था? हाफ स्क्वायर, है, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी गति, और द फार्मूला फॉर काइनेटिक एनर्जी, गति ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे E इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, ए E इक्वल टू हाफ mv, नहीं के mv यहाँ पे P होना चाहिए, तो इससे ऊर्जा बताएगी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज पावर, किसी वस्तु की गति के कारण ऊर्जा को क्या कहते हैं? यानी वस्तु की गति की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, किसकी बात हो रही है? वस्तु की गति की। तो गति से मतलब क्या होता है? अगर गति है, मोशन इज इक्वल, यानी कि द एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन इज इक्वल, यानी कि कोई भी वस्तु है और उसकी गति के कारण उसमें गति देख लेते हैं। ग्रेविटेशनल हो जाएगा, थर्मल एनर्जी, ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा किसी वस्तु की स्थिति के कारण होती है। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही है, काइनेटिक एनर्जी इज द आंसर। आइए नेक्स्ट बढ़ते हैं। इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स द टोटल रेजिस्टेंस इज, ठीक है ना, कल मैंने आपको बताया था कि प्रतिरोधकों की एक श्रृंखला संयोजन में कुल है, इसके सम ऑफ बराबर है, सबको जोड़, ठीक है ना। ऑप्शन देख लेते हैं। नन ऑफ द अबव, द इनवर्स ऑफ द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इनवर्स तो होना ही नहीं है, प्रोडक्ट भी नहीं होगा, तो इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल ठीक आंसर है। क्या होना चाहिए बेटा? ये द सम ऑफ इंडिविजुअल रेजिस्टेंस, इसका राइट आंसर
The intensity of sound is proportional to the square of ध्वनि की तीव्रता किसके वर्ग के अनुपाती होती है? ऑप्शन नंबर द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, तरंग के आयाम के बराबर, यानी तरंग के आयाम के वर्ग के अनुपात ध्वनि की तीव्रता होती है वो आयाम के वर्ग के अनुपाती होती है। ऑप्शन नंबर ए हमारा। The magnetic field produced by a current carrying conductors, एक धारा वाले चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? एक धारा वाले चालक की बात हो रही है, एक धारा है और वो बह रही है और उसमें क्या होगा, एक चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र, ये चालक है तो क्या होगा, ये चल रहा है ना बेटा, कंडक्टर हो रहा है, कंडक्टर, ठीक है। चालक, चालक क्या होते हैं, जिनमें से इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान, ठीक है। तो ये क्या होगा, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं, सर्कुलर, रेडियल, पैरेलल, परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। तो राइट आंसर इज ए, सर्कुलर, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ए रेजिस्टर इज प्रोपोर्शनल टू, एक प्रतिरोधक के पार संभाव्य अंतर किसके अनुपाती है? यानी पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है, पोटेंशियल विभव विभवांतर, यानी कि पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल होता है विभव, है ना बेटा। तो उसमें अंतर किसके बराबर है, देख लेते हैं, द करंट थ्रू द रेजिस्टर, ठीक है बेटा, ये बिल्कुल बात सही है बेटा बच्चों। द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टर, ये भी बात सही है। द बोथ ए एंड, तो यही आंसर हमारा मैच कर जाएगा, सी ऑप्शन इज नेक्स्ट। The law of reflection states that the angle of incident is, परावर्तन का नियम क्या कहता है, incident, the angle of incident is equal to the angle of, ये आपतन कोण परावर्तन कोण, ठीक है, इंसिडेंट एंगल इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है, इक्वल टू द एंगल ऑफ, यही बेटा हमारा आंसर है। परावर्तन की दूरी बताते हैं, पहले क्या था, आपतन कोण, परावर्तन कोण तथा आपतन बिंदु तीनों एक ही तल पर होते हैं, ठीक है। और दूसरा नियम ये था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर, ये हमारा बेटा परावर्तन के नियम है, ये दो नियम थे, तो आप इस तरीके से देख रहे हैं। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट, द पेंडुलम की अवधि, इसकी बात हो रही है, पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है, यानी जो हमारा पेंडुलम है, यानी कि ये हमारा पेंडुलम, तो यहाँ पर इसका जो टाइम पीरियड है वो इसकी लंबाई पर डिपेंड है। यहाँ से आप मान लीजिए जितना इसका लंबाई होगा वो उसका ही उतना आवर्तकाल क्या होगा, उसके आवर्तकाल पर डिपेंड करता है। और ऑप्शन देख लेते हैं, लेंथ ऑफ द पेंडुलम, बिल्कुल यही हमारा राइट आंसर मैच करता है, लेंथ, यानी कि जो सरल लोलक का जो आवर्तकाल होता है वो उसकी लंबाई पर डिपेंड करता है, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए कॉन्केव लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की बात हो रही है। उत्तल लेंस क्या करता है, उत्तल लेंस का मतलब होता है डाइवर्स करना, यानी कि वे लेंस जो इस तरीके से क्या करते हैं, ये बेटा ये उत्तल लेंस की पहचान होती है, किनारों पर क्या है, पतले हैं और बीच में क्या है, ये गोले है ना, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे, लेंस है। कॉन्केव लेंस का मतलब क्या होता है, यहाँ से वो जो हम करते हैं तो यहाँ से इनको क्या करेगा, एक पॉइंट पर डाइवर्स, एक बिंदु पर मिला, ठीक है, इसको हम अभिसारी लेंस, ठीक है। तो इसका ये देख लेते हैं, एक उत्तल लेंस के लिए क्या चाहिए, इट कन्वर्स लाइट रेज, लाइट लाइट रेज यानी कन्वर्ट, ठीक है। ऑप्शन नंबर अगला क्या है, डाइवर्ज लाइट, यानी कि उस डाइवर्ज करता है,
यानी एक बिंदु पर मिला है, ठीक है। उलट का मतलब होता है फैला देना। अगर यहाँ से इसको उल्टा करेंगे तो इस तरीके से होता है, ऐसे इसमें देखेंगे तो ये इस तरीके से होता है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, इन डाइवर्ज लाइंस। नेक्स्ट, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल, यानी कि तुमने आपको पढ़ाया था संवेग संवेग में परिवर्तन की दर किसके बराबर होती है, जब उसके बराबर होती है द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल। ये डेफिनेशन दी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम संवेग संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है, शक्ति एनर्जी ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही। आई द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर इज अप्रोक्सीमेटली, पानी का अपवर्तनांक लगभग कितना होता है, पानी का अपवर्तनांक n मीटर तक डालते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर देखते हैं 2.75 1.5, इसका राइट आंसर 1.3, ठीक है बेटा। द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस इज, संधारित्र की इकाई क्या होती है, ठीक है बेटा, क्या क्या होती है देख लीजिए, एम्पियर धारा होती है, वोल्ट क्या होता है विभव, ओम क्या होता है प्रतिरोध, फैराड क्या होता है संधारित्र का मात्रक क्या होता है फैराड होता है, संधारित्र को फैराड। The process of charge a conductor by bringing charge body without touching, एक चार्ज शरीर को बिना छुए एक चालक के पास लाकर उसे चार्ज करने की कोई भी शरीर है, अगर वो एक चालक को नहीं छुआ लेकिन फिर भी क्या है वो उसे चार्ज कर दे रहा है, तो यानी कि उसमें क्या होगा इंडक्शन उत्पन्न हो जाएगा। इंडक्शन से मतलब होता है, आपने इंडक्शन चूल्हा भी देखा होगा, क्या होता है कि उसमें ऊर्जा होती है लेकिन निकलती हुई दिखाई नहीं देती, इंडक्शन है ना। तो ये किसकी घटना पे आधारित होता है, इसका बी ऑप्शन नंबर सही है। कंडक्शन ये चालक होता है, कंडक्शन इंडक्शन संघनन की प्रतिक्रिया पर आधारित है, सेम इंडक्शन पोलराइजेशन और करंट कन्वेक्शन। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर 27 is the work done in moving a charge between 2 points in an electric, विद्युत क्षेत्र में दो बिंदुओं के बीच एक आवेश को स्थानांतरित करने में किया गया कार्य विद्युत आवेश कहलाता है। विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल चार्ज, यानी विद्युत विद्युत स्थितिज ऊर्जा, यानी कि आप देखिए विद्युत क्षेत्र है और दो बिंदु के बीच एक आवेश रखा हुआ है और आवेश को क्या करना है स्थानांतरित करना है, तो स्थानांतरित क्या हो रहा है, यानी इसमें उसकी स्थानांतरित मतलब स्थिति चेंज हो रही है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा रहा है तो स्थिति में परिवर्तन हो रहा है, तो इसमें किया गया कार्य क्या होता है, तो ऑप्शन नंबर इसका बिल्कुल डी राइट आंसर सही है। ये क्या कह रहा है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल विद्युत विद्युत क्षेत्र है यार, ठीक है, करंट तो की बात ही नहीं हो रही है, इलेक्ट्रिक करंट इलेक्ट्रिक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड ए करंट कैरिंग वायर फॉर, एक धारा प्रवाहित तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार का होता है, स्ट्रेट लाइन सरल होता है, सर्कुलर वृद्धि होता है, रेडियल वृद्धि होता है, ठीक है। तो एक विद्युत धारा का प्रवाहित तार के चारों ओर, तार है बेटा, इसको हमने क्या करा है, इसको मोड़ने इस तरीके से क्या होगा आप समझ गए होंगे, इसे पैरेलल लाइंस की तरह होगा, इसके तरह होगा सॉरी ये होगा बेटा सर्कुलर सर्कुलर, ठीक है। एक धारा है प्रवाहित हो रही है तार में, ऐसे करंट हो गई और चुंबकीय क्षेत्र में इसे ले जाएंगे तो ये किस प्रकार होगा इस तरीके से, इस पर इसका ऑप्शन नंबर डी यानी कि बी हमारा क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या है सर्कुलर लाइंस, ठीक है बेटा।
इसका ऑप्शन नंबर बी सर्कुलर। नेक्स्ट, द एसआई यूनिट ऑफ पावर बी 29% द एसआई यूनिट ऑफ पावर हीट क्या होती है? मतलब एसआई क्या है? एम्पियर धारा न्यूटन पर होता है बल। ठीक है, क्या हो गया? बल हो गया बेटा, क्या हो गई? और वाट क्या होता है? शक्ति होती है। और यहाँ पर हमारी बात है ऊर्जा। ऊर्जा की ऐसे ही है, यहाँ पर भी ऑप्शन इस पर डालेंगे सर बी ऑप्शन समझ सकते हैं। ऐसा ही टाइप क्या होती है? ऊर्जा, पावर। यहाँ पर आप डब्ल्यू ये रॉन्ग है, इसको यानी पावर, पावर यानी कि शक्ति हो, शक्ति पावर इसका मतलब फोर्स है। शक्ति पावर, पावर का मतलब होता है शक्ति, सावर इसका मतलब होता है पार्टी। क्या होता है बेटा? वाह, इसका ऑप्शन नंबर 3। Which of the following is not an example of an, यानी कि जो बल हमारे संपर्क में नहीं होता है, ठीक है, नॉन कांटेक्ट फोर्स कहलाता है। फोर्स वाले थे दो प्रकार के, कांटेक्ट फोर्स था, एक नॉन कांटेक्ट। जो हमारे संपर्क से होता है वो कांटेक्ट होता है, संपर्क से नहीं होता वो नॉन होता है। ये कहाँ होगा? अगर मान लीजिए इस पेड़ को नीचे छोड़ दिया जाए तो हम बल कहाँ हमारे संपर्क में? यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक, विद्युत स्थैतिक बल, मैग्नेटिक चुंबकीय बल, फ्रिक्शनल बल। ठीक है, तो कौन सा एक संपर्क रहित बल का उदाहरण? ठीक है, तो यहाँ पर बात आ रही है संपर्क बल का उदाहरण नहीं है, तो संपर्क में होना चाहिए। संपर्क बल का उदाहरण नहीं है तो क्या होना चाहिए? तो आप फिर से समझिए, नॉन कांटेक्ट, असंपर्क बल नहीं है। असंपर्क नहीं है तो क्या है? संपर्क है, तो संपर्क में क्या आता है? फ्रिक्शन फोर्स आता है। ठीक है, ये आप ग्रेविटेशनल आप समझ सकते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, मैग्नेटिक, ऑप्शन नंबर बी। The formula for the gravitational potential energy of an object at high, एक वस्तु की गुरुत्वाकर्षण भौतिक ऊर्जा का सूत्र है। एक वस्तु की गुरुत्वाकर्षण की बात आ रही है, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी आप जानते हैं गुरुत्वाकर्षण है, एच क्या हो गई? राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फिनोमेनन ऑफ बेंडिंग ऑफ लाइट एज इट पासेस फ्रॉम वन मीडियम, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर प्रकाश को होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ये आप पढ़ चुके हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन की। इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो बी ऑप्शन बिल्कुल next, the charge of an electron, एक इलेक्ट्रॉन पर क्या चार्ज है? ये क्या है बेटा? माइनस है, निगेटिव है। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या है? तो यहाँ से आप देख लेते हैं, तो ये माइनस the velocity of light in vacuum is approximately, निर्वात में प्रकाश की गति लगभग 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड है। ठीक है बेटा, ऑप्शन देखते हैं। In a transfer
in a transformer the primary coil and the secondary coil are एक ट्रांसफार्मर में प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली इस रूप में। तो आप जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की बात हो रही है, ट्रांसफार्मर में वो चुंबकीय क्षेत्र के बराबर यानी कि जोड़े में रखी जाती है। आपने देखा होगा इस तरीके से पानी करेक्टेड इमेज पर करेक्टेड आप देखिए करेक्ट तो नहीं और आंसर करेक्टेड इन सी मैग्नेटिकली चुंबकीय पकड़ यानी कि यहाँ पे क्या है इस तरीके से ये हमारा क्या लगा हुआ ठीक है। तो इसमें क्या है ये मैग्नेट है यहाँ पे चुंबकत्व तो उत्पन्न हो रहा है ठीक है। क्या उत्पन्न हो रहा है चुंबकत्व। तो यहाँ पर जो हमारा राइट आंसर होगा मैग्नेटिकली required to change the temperature of a body in a given time. किसी शरीर का तापमान बदलने के लिए आवश्यक स्मार्ट द्वारा आप जानते होंगे एमसी डेल्टा टी का फार्मूला होता है क्या होता है एमसी ऐसा लेते हैं आंसर कीजिए Q is equal to MC delta T 1/2 mp square 1/2 x square ऑप्शन नंबर 3 केवल यानी कि किसी शरीर का तापमान बदलने के लिए इसमें Q is equal to MC delta T इस बात की आवश्यकता है। ठीक है मेरे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय ए बार मैग्नेट तो ऑप्शन क्या होना चाहिए एक सलाखों के चुंबक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र सबसे यानी कि सबसे ज्यादा कहां होगा यानी मैग्नेटिक फील्ड है चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पे है ठीक है। तो उसका जहां ध्रुव होगा चुंबकीय ध्रुव होगा क्या एंड कॉन्वेक्स यहाँ पे चुंबक की बात होगी ठीक है। तो उसके ध्रुव होंगे जहां इसके ध्रुव ध्रुव पर होता है। तो आइए ऑप्शन चेक कर लेते हैं एट द पोल्स ऑफ द मैग्नेट एट द सेंटर ऑफ द मैग्नेट एट द मिडिल ऑफ द मैग्नेट नियर द मैग्नेट ऑप्शन नंबर आप समझ गए होंगे बताइए जरा देख के बताइए क्या हो सकता है इसका ऑप्शन चेक कीजिए बेटा मैग्नेटिक फील्ड की बात हो रही है क्या चाहिए बेटा हाँ बिल्कुल विकास हमारा बेटा यस द पोल्स ऑफ द इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या है बेटा और आंसर सही है एट द पोल्स ऑफ द नेक्स्ट the force that opposes the relative motion between two surfaces in contact area दो सतहों के संपर्क में उनके सापेक्ष गति का विरोध करता है दो सतहों के बीच लगने वाले को फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं और ये बल क्या होता है गति में अवरोध उत्पन्न करता है इसे फ्रिक्शन फोर्स ऑप्शन नंबर नॉर्मल फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स टेंशन फोर्स फ्रिक्शन फोर्स क्लियर The frequency of a wave is inversely proportional. इसका ऑप्शन क्या है एक तरंग की आवृत्ति किसके विपरीत है ठीक है। तो वेव लेंथ का मतलब क्या है तरंग लेंथ यानी कि इनवर्सली किसके विपरीत होती है and inverse इसका राइट आंसर
स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज अप्रॉक्सीमेटली, ये आपको वायु में ध्वनि की चाल क्या होती है, लगभग कितनी होती है, 343 300 मीटर पर सेकंड के बराबर। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स की इकाई क्या है, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। न्यूटन बल होता है इसका, यहाँ पे चुंबकीय फ्लक्स की बात, चुंबकीय क्षेत्र होता है कैसे, ऑपरेटर यानी चुंबकीय फ्लक्स। The resistance of a conductor is directly, एक चालक का प्रतिरोध इसके सीधे अनुपात में, एक चालक का यदि चालक के प्रतिरोध की बात होती है तो सीधे अनुपाती क्या होगा, कल हमने आपको बताया चालक का होता है L/E। तो यानी कि प्रोपोर्शनल की बात हो रही है, अनुपाती, अनुपाती का मतलब ठीक है, ये क्या होता है इनवर्स की, और ये हमारा इसे दो बोलते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, इट्स लेंथ, लंबाई ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र क्या होता है, यानी कि द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, एक आवेशित चालक के अंदर अगर कोई आवेश है तो आवेश है तो उसके अंदर क्या है, विद्युत क्षेत्र कितना होगा, जीरो ही तो होगा बेटा, आवेश की बात हो रही है ना, ठीक। इसका ऑप्शन नंबर नेक्स्ट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज डिफाइंड एज, आप समझ गए होंगे यहाँ पर दो बिंदुओं के बीच पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि दो स्थिति में अंतर की बात, ठीक है, तो किस रूप में परिभाषित कर सकते हैं, वर्क डन इन मूविंग ए यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू, बिल्कुल उनकी गति में अंतर, यानी कि विभव विभवांतर का मतलब क्या होता है, उसमें चलना, गति में अंतर, है ना। तो क्या होगा, मूविंग ए यूनिट चार्ज, ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही है, तो ये ऑप्शन सही। The magnetic field lines around a current carrying conductor are, एक धारा प्रवाहित चालक के चारों चुंबकीय क्षेत्र रेखा कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन होती है, सर्कुलर होती है, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जाएगा। अगर कोई भी धारा है तो वो किसी चालक में प्रवाहित हो रही है तो उसका चुंबकीय क्षेत्र होगा, क्या होगा, नेक्स्ट, the force of attraction between two masses is described by, दो द्रव्यमानों के बीच आकर्षण बल का वर्णन किसके द्वारा किया गया है, आप जानते हैं ये हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स, between two masses, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का गुलाम करने क्रॉस करने के लिए इसका ओप्सला से the energy stored in a stacked spring is called, एक खींची स्प्रिंग में संग्रहित ऊर्जा को क्या कहते हैं, एक स्प्रिंग की बात हो रही है, स्प्रिंग की बात हो रही है तो उसमें क्या हो गया, एक स्थिति उत्पन्न होगी, उसकी स्थिति में जो ऊर्जा उत्पन्न होगी तो उसकी स्थिति के कारण, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, स्प्रिंग लटका हुआ है बेटा, जब स्प्रिंग लटका हुआ है फिक्स है तो इसमें गतिज ऊर्जा कहां से हो जाएगी, तो फिक्स है ना, अपनी स्थिति में है। पोटेंशियल एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, थर्मल ऊष्मा, स्प्रिंग ऊष्मा कहां से देगा, ग्रेविटेशनल एनर्जी, तो ये एनर्जी गुरुत्वाकर्षण एनर्जी कहां से आएगी, इसका राइट आंसर क्या है, पोटेंशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, the time period of a simple pendulum depends on,
एक सरल पेंडुलम की अवधि किस पर निर्भर करती है? मैंने आपको बताया उसकी लंबाई पर। लेंथ ऑफ द पेंडुलम एट एक्सप्रेशन ये ऑप्शन बी सही है हमारा, ये भी सही है। मास ऑफ द पेंडुलम बात करता है यूनिट ऑफ एक्सप्रेशन। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे। का ऑप्शन नंबर ए राइट है। लेंथ ऑफ द पेंडुलम एंड एक्सीलरेशन। सेकंड लास्ट क्वेश्चन इज the principle of conservation of momentum states that संवेग की संरक्षण का सिद्धांत क्या कहता है? जो कि इसका टोटल मोमेंटम ऑफ द सिस्टम निकाय का टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड इन आइसोलेशन। नेक्स्ट, the center of mass of system moves। एक प्रणाली का द्रव्यमान का केंद्र किस प्रकार गति करता है? इसके कहां पे डिपेंड करता है? विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी कि वेग के निरंतर के साथ इन दोनों एक्सटर्नल carrying force acts on the system का काम वेलोसिटी v। हां तो बात सही है। क्वेश्चन आज के टॉपिक में का यहीं तक, और आगे नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चन के साथ करेंगे। और आप अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से करते रहिए और हमारे टॉप 50 क्वेश्चंस को आप रिवाइज करते रहिए, और यहीं से आपको क्वेश्चन मिलने वाला है। और इन्हीं सब के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।